कफालत देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। हेलीकॉप्टर सौदे में हुए घोटाले के बाद अब इस मामले में नए नए तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं। दरअसल जिस IDS इंडिया नाम की कंपनी का नाम इस घोटाले में शामिल बताया जा रहा है, इस कंपनी का नाम रक्षा मंत्रालय के रिकॉर्ड में है ही नहीं, जबकि इटली की अदालत में इस कंपनी के द्वारा 140 करोड़ रुपए की रिश्वत लिए जाने के जिक्र करते हुए दस्तावेज पेश किए गए हैं। हेलीकॉप्टर सौदे में 140 करोड़ रुपए की रिश्वत पहुंचाने का जिक्र इटली की अदालत में सौंपे गए दस्तावेजों में किया गया है। भारत ने इस मामले में इंग्लैंड की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 4000 करोड़ रुपए के 12 VVIP हेलीकॉप्टरों के सौदे में रिश्वत दिए जाने के मामले में सफाई देने को कहा है। केंद्र ने कंपनी से पूछा है कि इस सौदे में यदि भारतीय इकाई अथवा व्यक्ति का अवैध भुगतान किया गया है तो कंपनी इसका नाम उजागर करे। रक्षा मंत्री AK एंटनी ने साफ तौर पर कहा है कि यदि कंपनी इस मामले में सहयोग नहीं करेगी तो सौदा रद्द कर दिया जाएगा। इटली के अभियोजन पक्ष की रिपोर्ट के मुताबिक रिश्वत के इस मामले में एरोमेट्रिक्स, IDS, मॉरिशस, IDS इन्फोटेक नाम की कंपनियों के नाम भी शामिल हैं, जिनमें से IDS इन्फोटेक दिखावे के लिए फिनमेका निका और अगस्त वेस्टलैंड के लिए सॉफ्टवेयर बनाती रही। उच्च स्तरीय सरकारी सूत्रों के मुताबिक NDA सरकार ने स्टैंडर्ड में बदलाव की सिफारिश की थी। इटली में अगस्ता वेस्टलैंड की मूल कंपनी फिनमेका निका के CEO की गिरफ्तारी के बाद उठे विवाद के बाद इस पूरे मामले की जांच CBI कर रही है। पाकिस्तान की तरफ से नियंत्रण रेखा पर बार बार युद्ध विराम का उल्लंघन और घुसपैठ की घटनाओं के बीच भारतीय सैनिकों ने नौशेरा सेक्टर में भारतीय चौकी पर हमले के लिए आए पाकिस्तानी सैनिक को मार गिराया है। सेना के प्रवक्ता जगदीप दहिया के मुताबिक AK-47 से लैस एक अज्ञात व्यक्ति भारतीय सीमा में आकर भारतीय सैनिकों पर गोलियां चलाने लगा। जवाब में भारतीय सैनिकों ने भी गोलियां चलाई और उसे मार गिराया। PTI के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के सैन्य अभियान महानिदेशक DGMO ने उस सैनिक का शव लौटाने का आग्रह किया, जिसे भारतीय सेना ने स्वीकार कर लिया है। इससे पहले पाकिस्तानी सेना अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तानी सैनिक रास्ता भूलने के कारण भारतीय सीमा में घुसा। ये घटना ऐसे समय पर हुई जब 742 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की ओर से युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के विरोधी उनके बारे में चाहे जो राय रखते हों, लेकिन नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन से लेकर अमेरिकी संसद तक स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। अमेरिकी सांसद में ऐसा ही नजारा उस समय देखने को मिला जब एक सांसद ने मोदी को असाधारण नेता बताते हुए अपनी सरकार से उन्हें खुला और पूर्ण समर्थन देने की सलाह दे डाली। सांसद का ये बयान गुजरात दंगों पर मौन साधे रहने वाले मोदी द्वारा 2002 के दंगों को दुर्भाग्यपूर्ण बताने के कुछ दिन बाद आया है। मोदी के इसी बयान के बाद यूरोपीय संघ के मुल्कों ने मोदी को लेकर अपना एक दशक पुराना बहिष्कार व्रत तोड़ने का फैसला लिया है। यही नहीं, पश्चिमी देश अब मोदी के साथ साझेदारी बढ़ाने को भी उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी सांसद फालियोमा वेगा ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कहा कि मोदी के असाधारण नेतृत्व से उनका राज्य गुजरात अब भारत की आर्थिक रीढ़ बन चुका है। लिहाजा अमेरिकी सरकार को उनके विजन और विचारों का खुला समर्थन करना चाहिए। अपने भाषण के दौरान फालियोमा वेगा ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अमेरिका गुजरात को नई नजर से देखेगा और मुख्यमंत्री मोदी का साथ देगा, क्योंकि वह अपने प्रदेश और विदेश में रोजगार का सृजन कर लोगों का जीवन स्तर सुधारने और विश्व अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए काम करते हैं। उत्तराखंड सरकार गठरी में भरपूर माल होने के बावजूद भी उसे खर्च नहीं कर पा रही है। वित्तीय वर्ष मार्च महीने में खत्म हो जाएगा, लेकिन योजना मद का सिर्फ 23% धन ही खर्च हो पाया है, जिसके चलते इस मद की बाकी बची 6,500 से ज्यादा की धनराशि लैप्स होने के कगार पर है। जी हां, धनराशि की कमी के चलते विकास कार्यों में रुकावट आती है, लेकिन इससे इतर उत्तराखंड सरकार प्लान मद का महज 23% ही खर्च कर पाई है, जिसके चलते इस मद में बची हुई 6,879 करोड़ की धनराशि लैप्स होने के कगार पर है। वजह यह है कि वित्तीय वर्ष के समापन में बमुश्किल 1.5 महीने का वक्त ही बाकी रह गया है। खास बात यह है कि PWD, राजस्व, सिंचाई और खाद्य आपूर्ति विभाग प्लान मद की 10% राशि भी खर्च नहीं कर पाए हैं। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने बहुगुणा सरकार की कार्यक्षमता पर सवाल खड़े किए हैं, जबकि वित्त मंत्री डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का कहना है कि चुनावी साल होने के चलते प्लान बजट की धनराशि खर्च नहीं हो पाई है। किसी भी सरकार को मौजूदा साल में ही तयशुदा बजट की राशि को खर्च करना होता है। ऐसा न होने की सूरत में संबंधित धनराशि के लैप्स होने का खतरा रहता है। कुल मिलाकर सरकार और शासन की सुस्ती का जनता के विकास कार्यों पर असर पड़ना लाजमी है।
उत्तराखंड के मंत्रियों में आपसी तालमेल की कमी होने की बात अब जग जाया होने लगी है। पिछले दिनों वित्त मंत्री इंदिरा हरदेश ने स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी को फोन पर ही विभाग छोड़ने की नसीहत दी थी, जिसके बाद आज स्वास्थ्य मंत्री ने भी वित्त मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले 107 दिनों से हड़ताल पर बैठी एएनएम के दिल्ली दरबार में दस्तक देने के बाद आज एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने एएनएम से हड़ताल वापसी की अपील की है। एएनएम के पिछले दिनों वित्त मंत्री के आवास का घेराव करना स्वास्थ्य मंत्री के लिए मानो जैसे किसी मुसीबत से कम नहीं साबित हुआ। स्वास्थ्य मंत्री ने भी आज वित्त मंत्री को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उनके द्वारा किसी भी कर्मचारी को उनके आवास का घेराव करने को नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा कि वो एएनएम की मांगों को कैबिनेट में दोबारा रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कैबिनेट में मामलों को रखा जाता है और उन पर सहमति संपूर्ण मंत्रिमंडल के अनुसार होती है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उनके द्वारा किसी भी कर्मचारी को वित्त मंत्री के आवास का घेराव करने को नहीं कहा गया था और यदि कोई वहां जाता है तो उसका जिम्मा उनका नहीं है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेशों के अनुसार एएनएम को 1981 से 1995 तक का एरियर भुगतान किए जाने का कैबिनेट में भी सहमति बन गई थी। हालांकि एएनएम किन कारणों के चलते हड़ताल पर हैं, उस पर वार्ता जारी है और जल्द ही सहमति बन जाएगी और जल्द ही एएनएम की हड़ताल भी समाप्त करवा दी जाएगी। बहरहाल मंत्रियों की जुबानी जंग का खामियाजा अब उन स्वास्थ्य कर्मियों को उठाना पड़ रहा है जो प्रदेश के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देती हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि क्या प्रदेश सरकार एएनएम से महज वार्ता कर खाना पूर्ति में लगी रहेगी या कोई ठोस निर्णय लेकर उनकी हड़ताल समाप्त कराती है। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। जी हां, उत्तराखंड में एक बार फिर से बरसात शुरू हो चुकी है, जिसके बाद लगातार तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। अच्छी खबर यह है कि ऊंचाई वाली चोटियों पर हिमपात भी हो रहा है। उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का आगमन हो गया है। मौसम विभाग ने 12 फरवरी को भविष्यवाणी की थी कि 15 फरवरी से सूबे में फिर से बरसात शुरू होगी और अगले दिन लगातार बरसात रहेगी, जिसके बाद आज ये भविष्यवाणी सच साबित हुई है और दोपहर बाद से प्रदेश में बरसात हो रही है, जिससे तापमान में खासी गिरावट भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगर ये बारिश 24 घंटे बरकरार रहेगी तो प्रदेश की चोटियों पर भारी हिमपात भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में आयोजित कुंभ मेले में जहां आम जनता के हाथ सिर्फ असुविधाएं आई हैं, वहीं अब राज्य सरकार ने अति विशिष्ट लोगों को मिलने वाली सुविधाओं पर कड़े तेवर अपनाए हैं। जी हां, कुंभ मेला प्रबंधन से सूची मांगी गई है कि आखिर शाही स्नान के दौरान किन अति विशिष्ट लोगों को अतिरिक्त सुविधाएं दी गई हैं। कुंभ मेला यानी आस्था का वो पर्व जिसे धर्म से जोड़कर देखा जाता है। दरअसल कुंभ मेले में घटित हुई घटनाओं के बाद अब राज्य सरकार इस कोशिश में है कि अब कुंभ में राज्य की सरकार पर कोई आरोप न लग सके। दरअसल कुंभ मेले में आम जनता के हिस्से आई अव्यवस्थाओं के बाद अब कुंभ अति विशिष्ट लोगों के शाही स्नान में दी जाने वाली सुविधाओं पर राज्य की सरकार ने मेला प्रबंधन से सूची तलब की है। हालांकि मेला प्रशासन ने भी इस सिलसिले में अनुरोध किया है कि बहरहाल जानकारी के मुताबिक अभी भी कई अति विशिष्ट लोग की सुविधाओं पर सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अब दावा किया है कि अगर आदेशों का उल्लंघन किया गया तो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद पूरे मामले का संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई करेंगे। बसंत पंचमी के महापर्व पर 13 अखाड़ों और 80 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ के आखिरी शाही स्नान पर 80 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। इसके लिए प्रशासन ने भी कड़े इंतजाम कर रखे थे। हालांकि मौनी अमावस्या पर हुए रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना का असर श्रद्धालुओं पर ज्यादा तो नहीं पड़ा, लेकिन बसंत पंचमी पर काफी मात्रा में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी जरूर लगाई। हालांकि शाही स्नान तो समाप्त हो गए, लेकिन अभी भी 2 स्नान पर्व बाकी हैं। शुक्रवार सुबह से चली कांग्रेस वॉर की बैठक 10 घंटों तक जारी रही और जिस बैठक में कांग्रेस के 70 नेताओं ने अपनी बात रखी, राहुल गांधी ने ओपनिंग रिमार्क्स दिए और बताया कि किस तरीके से 2014 में कांग्रेस को विजयी बनाया जाए। 15 रकाबगंज रोड, नई दिल्ली, कांग्रेस के वॉर रूम में बैठक की शुरुआत हुई 11 बजे और 11 बजे से लेकर 9 बजे तक 10 घंटे तक लगातार जारी रही। हालांकि राहुल गांधी बीच में 1 घंटे के लिए इस बैठक से नदारद रहे। इस बैठक में तकरीबन 70 कांग्रेस नेताओं ने भाग लिया और हर नेता को बोलने के लिए 10 मिनट का वक्त मुकर्रर किया गया था। जिन राज्यों में कांग्रेस की सत्ता है वहां पर मुख्यमंत्री
और जहां पर कांग्रेस विपक्ष में है वहां सीएलपी लीडर ने राज्य का पक्ष रखा। साथ ही हर एक राज्य के पीसीसी प्रेसिडेंट यानी कांग्रेस अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद थे। 10 घंटे चली बैठक के बावजूद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बोलने का नंबर नहीं आया। अब शनिवार तक इन दोनों राज्यों को अपना पक्ष रखने के लिए करना होगा इंतजार। राहुल बाबा ने कांग्रेस नेताओं की क्लास ली, वो भी 10 घंटे तक, लेकिन वो मीडिया से बात करे बिना ही चले गए। और साथ ही चला गया ये सवाल कि जब कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल गांधी विजय के गुर सिखा रहे थे तो उसी वक्त पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी करके आम आदमी का बोझ क्यों बढ़ा गया। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी अब एक नया सियासी खेल खेलने जा रही है। दरअसल सूबे की पिछड़ी जातियों को समाजवादी पार्टी के पाले में लाने के लिए एक बड़ा सम्मेलन किया जा रहा है। खास बात यह है कि पूरे प्रदेश में इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां भी की जा रही हैं। और आकर्षण का केंद्र ये भी होगा कि इस सम्मेलन में न सिर्फ सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव बल्कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता हासिल करने के बाद समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में जीत की मुहिम में लग गई है और यही वजह है कि सरकार सभी कदम सूबे के जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर उठा रही है। दरअसल पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर सवर्णों को पाले में लाने का खेल कर चुकी समाजवादी पार्टी की निगाह अब सूबे के पिछड़े वोट बैंक पर टिक गई है और अब पिछड़ों को साधने के लिए एक बड़ा सम्मेलन भी किया जा रहा है। कल यानी 16 फरवरी को समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर यह सम्मेलन होगा, जिसमें प्रदेश भर से पिछड़ी जाति के लोगों की भारी भीड़ जुटाने की भी कोशिश की जा रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि अगर समाजवादी की सरकार बनती है तो 17 पिछड़ी जातियों बिंद, मल्लाह, प्रजापति, कुम्हार, केवट, मछुआ, बाथम समेत सभी 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाएगा और इस सम्मेलन को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी का दावा है कि पुरानी सरकारों में इन जातियों के साथ अन्याय हुआ है और सपा इन्हें इनका हक दिलाना चाहती है। समाजवादी पार्टी के कई पिछड़े समुदाय के नेताओं को इसकी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसे समाजवादी पार्टी का राजनीतिक नाटक बताया है। बीजेपी का कहना है कि पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने पिछड़ी जातियों को अपने पाले में लाने के लिए कई बार ऐसे संकेत भी दिए हैं कि वो पिछड़ी जातियों की पक्षधर है। बीते दिनों मंत्रिमंडल विस्तार में भी समाजवादी पार्टी ने कई पिछड़े नेताओं को तरजीह दी है। समाजवादी पार्टी का ये भी दावा है कि बीएसपी सरकार के दौरान इन जातियों के साथ भेदभाव किया जाता था। सूत्रों का दावा ये भी है कि इसी बजट सत्र में समाजवादी सरकार 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव विधानसभा से पास कराकर केंद्र की सरकार को भेजेगी और तब देखना दिलचस्प होगा कि क्या केंद्र की सरकार इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताती है। परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि 20 और 21 फरवरी को प्रदेश भर के रोड बसों के वो चक्का जाम करेंगे। कुंभ मेले को लेकर भले ही प्रदेश सरकार कितने भी दावे कर रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में आगामी 20 और 21 फरवरी के दिन यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोनों ही दिन उत्तर प्रदेश के 50,000 से ज्यादा रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पे रहेंगे। इसके साथ ही प्रदेश भर की करीब 10,000 रोडवेज बसों का चक्का जाम रहेगा। निगमों और सार्वजनिक संस्थाओं के कर्मचारियों की प्रदेशव्यापी हड़ताल को यूपी रोडवेज के सभी संगठनों ने समर्थन का ऐलान कर दिया है। ऐसे में कुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इन 2 दिनों में जिस तरह से प्रदेश की बड़ी संख्या में रोडवेज कर्मी हड़ताल पे जा रहे हैं, जाहिर है इसका सीधा असर कुंभ मेले पर भी पड़ेगा। फिलहाल इस चेतावनी के बाद से शासन प्रशासन की कुंभ मेला को देखते हुए नींद उड़ गई है। वहीं कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी, वो तब तक अपना फैसला वापस लेने वाले नहीं हैं। को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा दिलाने के लिए देश के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मन बनाया है कि अब लड़कियों के साथ लड़कों को भी जागरूक किया जाएगा। दिल्ली गैंगरेप के बाद महिला सुरक्षा को लेकर छिड़ी देशव्यापी बहस को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मुकाम तक पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी है। महिलाओं को सुरक्षा मिल सके, इसके लिए मंत्रालय ने तय किया है कि केवल देश की किशोरियों को यौन अपराध के प्रति जागरूक करना काफी नहीं, बल्कि इससे भी अधिक जरूरी है कि देश के किशोरों के मन में बचपन से ही महिलाओं के प्रति सद्भाव जगाया जाए। राजीव गांधी एम्पावरमेंट ऑफ एडल्ट बॉयज नाम की इस योजना में लड़कों को बचपन से ही महिलाओं के प्रति सम्मान और इज्जत करने के प्रति जागरूक किया जाएगा।
शीघ्र ही योजना को कैबिनेट के पटल पर रखा जाएगा और मंजूरी मिलते ही इसे पूरे देश में लागू भी कर दिया जाएगा। वाराणसी के लोहता थाना क्षेत्र के कोरौता में उस वक्त हड़कंप मच गई जब तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 बच्चों को धक्का मार दिया। वाराणसी के लोहता थाना क्षेत्र के कोटवा में उस वक्त हड़कंप मच गई जब तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 बच्चों को टक्कर मार दी। गुस्साए ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो को आग के हवाले कर दिया। वहीं 3 बच्चों में से 2 बच्चों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना की जब जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंचकर किसी तरह फायर ब्रिगेड की